ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अफ़ग़ानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे और जो अफ़ग़ानिस्तान के 3 अहम हमसाया ममालिक हैं उनके हवाले से इस चीज़ पर गौर करने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात के तनाज़ुर में भारत, चीन और पाकिस्तान कहाँ पे खड़े हैं, इनके लिए कौन कौन से इम्कानात इस सूरत हाल में मौजूद हैं। काबुल पर तालिबान के कब्ज़े ने जियो स्ट्रेटजिक और जियोपॉलिटिकल मंजरनामा की हरकियात को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है, जिसके खित्ते की सियासत पर गहरे असरात मरतब होंगे। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताकतें सरगर्मी के साथ तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफ़ग़ानिस्तान और उसके बाद के नताइज से निपटने के लिए पॉलिसी ऑप्शंस पर गौर कर रही हैं। भारत गुज़श्ता 2 दहाइयों में तालिबान मुखालिफ अफ़ग़ान हुकूमतों के शाना बिशाना खड़ा रहा और उन्हें बुनियादी ढांचे और सियासी इदारों की तामीर के लिए माली मदद फराहम करता रहा। कबल अज़ीं भारत ने शमाली इत्तेहाद की भरपूर सफारती, सियासी और माली मदद की थी, जो तालिबान मुखालिफ जंगजुओं का एक गिरोह था। अमेरिका और तालिबान के माबैन तय पाने वाले कतर मुआहदे के माबाद भारतीय सफारतकारों ने इस अमन मुआहदे को पटरी से उतारने की भरपूर कोशिशें की। काबुल में अपने सियासी और सफारती असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंट्रा अफ़ग़ान मुज़ाकरात की राह में रोड़े अटकाए। अक्सर भारतीय मुबस्सिरीन और सियासतदान जो अभी तक सदमे की कैफियत से दो चार हैं और ये तस्लीम करने को तैयार नहीं कि एक दोस्ताना अफ़ग़ानिस्तान अब उन्हें दस्तयाब नहीं रहा। दिल्ली में तालिबान के कब्ज़े को भारत के लिए बहुत बड़े खसारे का सामान तस्वर किया जाता है, क्योंकि अब अफ़ग़ान सरज़मीन पर उसकी अमली मौजूदगी का खात्मा हो चुका है। काबुल में उसका बड़े पैमाने पर सियासी असर व रसूख और इंटेलिजेंस सर्विसेज का दहाइयों पर मुश्तमिल नेटवर्क और पाकिस्तान के अंदर काम करने की सलाहियत का यकदम खात्मा किसी सानहे से कम नहीं। तालिबान के साथ मामूल के ताल्लुकात इस्तवार करना भारत के लिए एक मोजज़े से कम नहीं होगा। भारत के बारे में तालिबान के तवील अरसे से पाए जाने वाले खदशात और तालिबान मुखालिफ अनासर के साथ उसकी क़ुर्बत एक ऐसी रुकावट है जो मुस्तक़बिल करीब में भारत को अफ़ग़ानिस्तान में काबिल ज़िक्र किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं देगी। दिल्ली के लिए अपना खोया हुआ सियासी असर व रसूख इस सरनो हासिल करने के इम्कानात बहुत कम हैं। भारत के बरक्स अफ़ग़ानिस्तान के 2 पड़ोसियों, जिनमें बड़े ममालिक पाकिस्तान और चाइना हैं, तालिबान के साथ राब्ते इस्तवार कर चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की क़यादत के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं। गुज़श्ता महीने चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की थी, जिनका शुमार तालिबान तहरीक के बानियों में होता है। ये मुलाकात बीजिंग के अफ़ग़ानिस्तान में दिलचस्पी और तालिबान की क़यादत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार है। चीन हमेशा से अफ़ग़ानिस्तान को अपने वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव में शामिल करने का ख्वाह रहा है, लेकिन अफ़ग़ान हुकूमत अमेरिका
اور بھارتی مخالفت کی وجہ سے اس منصوبے میں شراکت دار بننے کو تیار نہ تھی۔ پاکستان افغانستان کے ذریعے ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان تک اپنی اقتصادی رسائی کو بڑھانے کے لیے مضطرب ہے۔ چین اور پاکستان پہلے ہی سی پیک کو تاجکستان سے وہان راہداری کے ذریعے مربوط کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان اور چین دونوں کے پاس ایسی ٹھوس وجوہات ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کر کام کریں اور کابل حکومت پر بھارتی اثر و رسوخ کو محدود کریں۔ بھارت کو افغانستان سے باہر رکھنا چین اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ اس سارے سناریو میں بھارت جو ابھی سکتے میں ہے اور دلی میں بیٹھی بھارتی سرکار اس ختم ہوتے ہوئے امکان پر ماتم کنا ہے۔ آنے والا وقت افغانستان کے حوالے سے بھارت کے لیے ایک انتہائی پریشان کن صورتحال کا حامل ہے۔ بھارتیوں کے افغانستان میں اپنی جگہ بنانا اب انتہائی مشکل اور دشوار ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کمپوزٹ ڈائلاگ کا آغاز کرے اور تمام علاقائی بشمول کشمیر کے مسئلے کا تصفیہ کرے تاکہ وہ اپنی عوام اور اپنے ملک کی خیر خواہی چاہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یقیناً اس کی عوام جو پہلے ہی غربت میں پسی جا رہی ہے، مزید غربت، بدامنی اور بیماریوں کا شکار ہوگی، اور جو افغانستان میں بھارت کے بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ پاکستان کے ساتھ اچھے، خوشگوار اور پرامن بقائے باہمی کے اصول پر مبنی تعلقات میں ہی مضمر ہے، ورنہ جس طرح افغانستان میں دلی کے لیے امکانات ختم ہو گئے ہیں، اسی طرح آنے والے وقتوں میں بھارت کے لیے اس کے علاقائی تنازع اور اندرونی مسائل کی وجہ سے جو ہندوستان پہلے ہی بالکنائزیشن کی طرف جا رہا ہے وہ مزید مہرے ثبت ہو جائے گا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔